तो दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन भी कम है और खर्चा भी आप अगर कम करना चाहते हैं और उस कम ज़मीन और कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा लेने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों के पास में ज़मीन जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है और ख़र्चा भी वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो फसलें ले पाते हैं, उससे ज़्यादा फसलें नहीं ले पाते हैं। नतीजा ये निकलता है या तो उन दो फसलों से उत्पादन उनको ठीक से नहीं मिल पाता है, या फिर क्या होता है कि मंडी भाव उन फसलों से ठीक से नहीं मिल पाते हैं, या फिर अलग अलग फसलें लगाने से खर्चा भी उनका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप इस समय पर दोनों को आप एक साथ यानी कि इंटरक्रॉपिंग उन दोनों फसलों की आप कर सकते हैं। बहुत ही सही समय है, यानी कि कम खर्चे में, कम जमीन में और कम समय में वो दोनों फसलें आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होता है इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग का, यानी कि इसमें खर्चा आपका वो जो होता है वो काफी कम होता है। जमीन की बचत तो आपकी हो ही जाती है क्योंकि एक ही जमीन में यानी कि उसी जमीन में एक साथ आप दो फसलें ले सकते हैं, लेकिन खर्चा जो होता है वो आपका काफी कम हो जाता है। हमारी जो मुख्य फसल होती है उसको लगाने के लिए जितना हम खर्चा करते हैं, जितने खाद उर्वरक डालते हैं, जिस तरह से जमीन की तैयारियां करते हैं, जितने बेसल डोज डालते हैं, उन्हीं खाद उर्वरकों में यानी कि उसी खर्चे में आपको दूसरी फसल जो होती है वो मुफ्त में मिल जाती है। इससे आपका जो खर्चा होता है वो काफी कम होता है। उत्पादन जो होता है वो एक साथ एक फसल की बजाय दो फसलों का आपको मिल जाता है और मंडी भाव हो सकता है मुख्य फसल के आपके डाउन रहते हैं तो दूसरी फसल आपको मंडी भाव अच्छे देके चली जाए। तो इस तरह के काफी ज्यादा फायदे आपको इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग से हो सकते हैं। लेकिन मन में सवाल यह रहता है कि इस समय कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, कौन सी फसल के साथ में कौन सी फसल का चुनाव करना चाहिए, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको उन दोनों फसलों के बारे में मिलने वाली हैं। लगाने का सही तरीका कौन सा है, कौन कौन सी तैयारियां करनी है, कौन से तरीके से आपको उन दोनों फसलों को लगाकर अच्छा आप मुनाफा ले सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों यहां पर आपको इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग शुरू करने से पहले यानी कि सह फसल लगाने से पहले आपको सबसे पहले अपनी मुख्य फसल पे ध्यान देना है कि आपको मुख्य फसल जो है वो कौन सी रखनी है। मुख्य फसल आप लेंगे उसके लिए ही आप जमीन की तैयारियां करेंगे, उसके लिए ही आपको जो जितनी भी आपको मतलब तैयारियां करनी है वो सारी आपको मुख्य फसल के लिए ही करनी है और उसी पे आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे सह फसल के बारे में। तो मुख्य फसल की दोस्तों बात करें तो यहां पर आपको मुख्य फसल में लेनी है फूल गोभी। दोस्तों फूल गोभी का नाम सुन के वीडियो को आप स्किप मत करना क्योंकि फूल गोभी के साथ में जो फसल आपको मैं सह फसल बता रहा हूं उसकी खेती अगर बताए गए तरीके से आप फूल गोभी के साथ में करते हैं तो यकीनन जबरदस्त मुनाफा आपको ये दोनों फसलें देके जा सकती हैं। इस समय पर आप फूल गोभी का प्लांटेशन कर सकते हैं, काफी अनुकूल समय है। और अगर आपने नर्सरी तैयार नहीं कर रखी है तो आप इस समय पर नर्सरी भी डाल सकते हैं। वैरायटियों का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, अभी 5-6 दिन पहले डाला था, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उनमें से बताई गई वैरायटियों का आप सिलेक्शन करें और नर्सरी तैयार कर लें। उसके बाद में आपको सबसे पहले आपको अपनी मुख्य फसल यानी कि फूल गोभी का प्लांटेशन करना है अपने खेत में। प्लांटेशन से पहले आपको क्या करना है, जमीन की जो तैयारियां हैं वो आपको किस तरह से करनी है, कौन कौन से खाद उर्वरक डालें, क्योंकि भाई एक साथ आपको दो फसलें लेनी है, दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन लेना है तो जमीन की तैयारियां तो आपको वैसे भी अच्छी करनी पड़ेंगी। और फूल गोभी की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए तो जमीन की तैयारियां और खाद उर्वरकों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे आपको सबसे पहले तो आपको एक डीपली प्लाविंग करनी है, उसके बाद में आपको जो है जितने भी आपके खाद उर्वरक हैं वो डालने हैं। सबसे पहले गहरी जुताई मैंने आपको बताइए वो जरूर कर देनी है। इस समय काफी अच्छा मौसम है, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक है और धूप वगैरह जो है वो अच्छी निकली हुई है। मतलब कि जो गहरी जुताई करने के लिए जिस तरह का मौसम की जरूरत होती है वो मौसम फिलहाल है, मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा है, धूप भी समय पे निकल रही है तो डीपली प्लाविंग कर रहे हैं। उसके बाद में आप सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से 5 ट्राली अपने खेत में डाल दें। यह आपको डालना काफी ज्यादा जरूरी है। चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियों की फसल लगाएं, सब्जियों की फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद डालें 4 से 5 ट्राली या मिनिमम जो है 3 से 4 ट्राली तो आपको डालना ही है। फूलगोभी की फसल में जो है आपका जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। फूलगोभी की फसल में रासायनिक खाद उर्वरक बेशक आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको सड़ी हुई गोबर की
खाद अच्छी मात्रा में डालनी है, वो भी बुआई से पहले यानी कि बेसल डोज के रूप में। सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट के बैग लाकर वो डाल सकते हैं, लेकिन जो है गोबर की खाद डालना काफी ज्यादा जरूरी है, ये आपको डालना है। उसके बाद में 2 से 3 आपको जो है और कल्टीवेशन करने हैं। एक आप हेरों से कर लीजिए या फिर रोटावेटर आप मार दीजिए, जिससे आपकी जमीन है वो समतली भी हो जाएगी और आपकी मिट्टी जो है वो काफी अच्छी भुरभुरी भी हो जाएगी। इस तरह से आपको जमीन की तैयारियां करनी है। 2-3 आपको कल्टीवेशन करने हैं। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको जो है रासायनिक खाद उर्वरक है वो आपको डालने हैं। इसके लिए 40 से 50 केजी आप डीएपी काम में ले सकते हैं, 50 से 60-70 केजी तक आप एसएसपी काम में ले सकते हैं, 25 से 30 केजी एमओपी आपको पोटाश काम में लेना है और 5 केजी जिंक सल्फेट आपको जरूर ऐड करना है, ये आप काम में ले सकते हैं। और साथ में 20 से 25 केजी यूरिया जो है वो भी आप काम में ले लें। 20 से 25 केजी आपको बेसल डोज के रूप में काम में लेना है। और उसके बाद में निराई गुड़ाई करते समय 15 से 20 केजी हम दोबारा डाल देंगे, लेकिन 20-25 केजी आप जमीन की तैयारियां करते समय यूरिया ऐड कर लें। ये सारे खाद उर्वरक डाल के और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करते हैं। आखिरी कल्टीवेशन के बाद में आपको जो है यहां पर इंटरक्रॉपिंग करनी है। तो यहां पर आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से आपको जो है प्लांटेशन करना है, क्योंकि दूसरी फसल भी हमें लगानी है। कौन सी लगानी है, किस तरीके से लगानी है, तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका आखिरी कल्टीवेशन हो जाए उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशन का जो कार्य है वो शुरू करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और उसके साथ में अगर दूसरी फसल ले रहे हैं, तो आप अगर फूलगोभी की खेती बेड बनाकर करेंगे तो उससे आपका उत्पादन, जो दूसरी फसल का उत्पादन है वो अच्छा मिलेगा। हालांकि फूलगोभी से तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा ही, लेकिन दूसरी फसल से भी आपको उत्पादन, ज्यादा उत्पादन जो है वो तभी मिलेगा जब आप इन दोनों की जो खेती है वो बेड बना के करेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, बेड जो है वो 3-3 फीट की दूरी पे बनाने हैं, यानी कि कम से कम 3-3 लाइन से, जो लाइन की दूरी है वो 3 फीट होनी चाहिए मतलब। और उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना के और ड्रिप इरिगेशन की 16 mm की जो इनलाइन ड्रिप होती है वो आपको डालनी है। और उसके बाद में सबसे पहले तो आपको फूलगोभी का प्लांटेशन करना है। फूलगोभी का प्लांटेशन आप चाहें तो जिगजैग कर सकते हैं, हालांकि जिगजैग ही आपको करना है 1-1 फीट की दूरी पे, यानी कि जो आपकी ड्रिप इरिगेशन की लाइन है ड्रिप बेड के ऊपर, वो आपकी बेड के बीच में रह जाएगी और लाइन के दोनों तरफ आपको जो है जिगजैग प्लांटेशन करना है, जिसमें लगभग आपके जो पौधे हैं वो काफी ज्यादा संख्या में हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, आपके नंबर्स ऑफ प्लांट काफी ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा किसान भाई क्या करते हैं, ऐसे फ्लैट जमीन में इसकी खेती करते हैं, जिससे क्या होता है नंबर्स ऑफ प्लांट काफी ज्यादा हो जाता है फूलगोभी के। और जो बेड बना के इसकी खेती करते हैं तो इसमें नंबर्स ऑफ प्लांट कुछ कम रहते हैं। लेकिन अगर आप जिगजैग प्लांटेशन करेंगे तो नंबर्स ऑफ प्लांट आपके काफी ज्यादा हो जाएंगे और आप जो है 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे, तब इससे भी आपके नंबर्स ऑफ प्लांट काफी ज्यादा हो जाएंगे। यानी इस तरह से आप जो है इसका प्लांटेशन करें। दोस्तों फूलगोभी का प्लांटेशन कंप्लीट होने के बाद में बारी आती है दूसरी फसल की। देखिए यहां पर आप अगर फूलगोभी के साथ में दूसरी फसल की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो यहां पर आपको काफी सोच समझ के दूसरी फसल को लेना होता है, क्योंकि जो सह फसल होती है उसी फसल का हमें चुनाव करना चाहिए। अगर दूसरी ऐसी वैसी फसल अगर आप दूसरी ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो मुख्य फसल होती है उसको भी वो प्रभावित कर सकती है। इस वजह से आपको सह फसल जो है वो काफी सोच समझ के लेनी होती है। इस वजह से यहां पर मैं आपको जो दूसरी सह फसल बता रहा हूं जो फूलगोभी के साथ में आपको लेनी है, वो काफी अनुकूल फसल है फूलगोभी की फसल के लिए। और हमारे एरिया में काफी ज्यादा किसान भाई इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग करते हैं और मैंने भी काफी बार किया है। दोनों फसलों को अगर आप एक साथ लेंगे, जो दूसरी फसल मैं यहां पे आपको बता रहा हूं उस फसल को अगर आप फूलगोभी के साथ में लेंगे, यकीनन दोस्तों दूसरी फसल भी आपको अच्छा उत्पादन देगी और फूलगोभी के उत्पादन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर आपकी मुख्य फसल जो फूलगोभी की फसल है उसके साथ में दूसरी खेती आप जो है चुकंदर की कर सकते हैं। चुकंदर की खेती अगर आप फूलगोभी के साथ में करेंगे तो चुकंदर की वजह से ना ही तो आपकी मुख्य फसल यानी कि फूलगोभी पे कोई असर पड़ेगा और ना ही फूलगोभी की फसल की वजह से चुकंदर की फसल पे कोई असर पड़ेगा। दोनों से अच्छा तो आपको उत्पादन मिल जाएगा और दोनों के अच्छे आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। चुकंदर के जो मंडी भाव होते हैं वो भी काफी शानदार मिलते हैं। सर्दियों में काफी अच्छी खासी डिमांड होती है इसकी। इस वजह से दोनों फसलों से आपको जो है कम खर्चे में और ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। इससे दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यह होता है, यहां पर आप जितने भी खाद उर्वरक और बेसल डोज और जमीन की तैयारियां
इन सब पे जितने खर्चे होते हैं उसी खर्चे में आपको दूसरी फसल मिल जाती है। वैसे अगर यहाँ पर आप अकेली मान के चलिए, अगर आप अकेली फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जमीन की तैयारियां भी उतनी करनी है जितनी यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है। खाद, उर्वरक और बेसल डोज भी आपको उतनी ही मात्रा में डालने पड़ते और जमीन भी आपकी उतनी ही कवर होती जितनी अब हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको फायदा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आपकी जो इनकम है वो आपकी जो है चुकंदर की फसल से निकल जाएगी। यानी कि उन्हीं खाद उर्वरकों में, उसी खर्चे में और उसी कल्टीवेशन में, उसी जमीन में चुकंदर की फसल मुफ्त में आपको उत्पादन देके चली जाएगी। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपका मुनाफा भी काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है अगर इस समय पे आप इन दोनों फसलों को लेते हैं। तो अगर आप अभी फूलगोभी की नर्सरी डालते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन में आपकी फूलगोभी की नर्सरी तैयार हो जाती है। मैक्सिमम 20 से 25 दिन। 25 दिन के भीतर तो आपको वैसे भी प्लांटेशन करना है। कभी भी आप नर्सरी का प्लांटेशन जो है 30 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपकी नर्सरी। 30 दिन से ज्यादा अगर आपकी नर्सरी समय ले लेती है, अगर आप समय ले लेते हैं 30 दिन के भीतर अगर प्लांटेशन नहीं करते हैं तो आपको उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं मिलता है और उत्पादन की जो क्वालिटी होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। आप बाकी नर्सरी जो होती है, आपकी मिर्ची की नर्सरी हुई, टमाटर की नर्सरी हुई, उनको आप 35-40 दिन तक भी प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन फूलगोभी में ऐसा नहीं होता है। फूलगोभी की फसल का प्लांटेशन आपको जो है 30 दिन के भीतर करना ही होता है। सबसे ज्यादा अच्छा होता है 20 से 25 दिन के अंदर आपका प्लांटेशन हो जाए, वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो अभी अगर आप इसकी नर्सरी डाल लेंगे फूलगोभी की तो मैक्सिमम 25 दिन में आप इसका प्लांटेशन कर लेंगे और फूलगोभी का प्लांटेशन कंप्लीट होने के 4 से 5 दिन बाद में आप अपनी चुकंदर की फसल की बुआई वहां पे कर सकते हैं। दोस्तों, चुकंदर की फसल पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाए हैं और यहाँ पे आपको चुकंदर के बीजों की बुआई किस तरह से करनी है सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, फूलगोभी का जो प्लांटेशन है वो तो आपको बेड के ऊपर करना है, यानी कि बेड की जो सतह होती है उसके ऊपर आपका फूलगोभी का प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद में चुकंदर की जब आप बुआई कर रहे हैं तो चुकंदर का आपको जो है, जैसे कि बेड के ऊपर तो आपके जो है फूलगोभी के प्लांट आ गए और बेड के जो दोनों साइड के जो कॉर्नर होते हैं, दोनों साइड के जो कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नर से 2-2 इंच नीचे की तरफ जो है उसके चुकंदर की आपको बुआई करनी है। यहां पे आपके जो फूलगोभी और चुकंदर का जो डिस्टेंस है वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा, यानी कि फूलगोभी आपकी ऊपर की तरफ रह जाएगी और चुकंदर आपकी जो है वो भी साइड में रह जाएगी। इससे क्या होगा, धूप जो होगी वो प्रॉपर आपकी चुकंदर की फसल पे पड़ती रहेगी। फूलगोभी तो ऊपर रहेगी, उस पर तो आराम से वैसे भी धूप लग जाएगी, लेकिन जब आपकी फूलगोभी के प्लांट बड़े हो जाएंगे तब भी आपकी चुकंदर की फसल पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो दोनों में जो है बीच में, बेड के बीच में काफी अच्छा डिस्टेंस है। धूप और हवा अच्छी तरह से पास होती रहेगी, मिलती रहेगी। फूलगोभी की फसल के साथ में चुकंदर आपको काफी शानदार उत्पादन देके जाएगी। अगर आप 10, 15 और 20 अक्टूबर के आसपास भी इन दोनों फसलों की बुआई करते हैं तो चुकंदर के आपको 18 से 20 रुपए के आसपास मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। और फूलगोभी के जो मंडी भाव होते हैं वो तो इतना, मतलब आप अगर पछेती खेती कर रहे हैं तो आपके एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी पछेती फूलगोभी की खेती अगर करते हैं हम तो मंडी भाव तो उतने अच्छे हमें नहीं मिलते हैं क्योंकि डाउन आ जाते हैं, लेकिन उत्पादन जो होता है फूलगोभी का वो काफी शानदार निकल के आ जाता है। अगेती फूलगोभी की बजाय पछेती फूलगोभी का उत्पादन सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि वहां पर आपकी जो फूलगोभी, अगेती जो फूलगोभी होती है उसके जो फूल की साइज होती है वो 400, 500, 600 ग्राम तक ही सीमित रह जाती है। वहीं पर अगर आप इस समय पे फूलगोभी की खेती कर रहे हैं, चाहे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे आप नर्सरी डाल रहे हैं, तो आपके फूल की जो साइज है वो 1.5 kg तक, यानी कि 2 kg तक भी चली जाती है। लेकिन आप 1 से 1.5 kg तक का आप लेके चलेंगे तब भी आपका उत्पादन फूलगोभी की फसल से काफी शानदार निकल के आ जाता है। तो अगेती फूलगोभी के मंडी भाव अच्छे मिल जाएंगे, वहीं पे अगर पछेती फूलगोभी के मंडी भाव डाउन मिल रहे हैं तो आपका उत्पादन शानदार निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली इन दोनों फसलों को लगाकर आप जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।